जय भीम नवबुद्धाय दोस्तों। जय भारत जय संविधान। तुम कहाँ चली गई, मुझे कोई पानी के लिए पूछने वाला भी नहीं है। ये आज कहानी आप लोगों को सुनाऊंगे। सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं। जो आपके माँ बाप की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेके आएंगे। ऐसे तो सबकी ख्वाहिश पूरी करना संभव भी नहीं है, पर आपके कितने जो पुराने कपड़े रखे हैं ना 2-4 बार पहने हुए, उनको हम ड्राई क्लीन करवा के और आपके बाबूजी के लिए ले चलेंगे। और जो मेरी पुरानी साड़ी रखी है ना, उनको प्रेस करवा के आपकी माँ के लिए ले चलेंगे, क्योंकि वो साड़ी मेरी पहनी हुई अब तक आपकी माँ ने देखी भी नहीं है, तो वो साड़ी दे दूँगी। आयुषी अपने पति व बहू से कहती है, मतलब बहू बेटा से बोल रही है, क्यों बता रही हो मुझसे ये सब ध्यान रखने की। कंचन बहन के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए। बेटा बोला, न बहन को नहीं पता लगना चाहिए। वैसे तो मैं भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती हूँ, पर जताती रहती है। जब भी हम छुट्टी जाते हैं और वो भी आ जाती है। कुछ करना है नहीं, हमारे साथ बैठ के खाएगी। जितनी वो चालाक थी उतना ही उसका पति चालाक है। आयुषी बोली अपने पति से, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे, बहन हमें चैन की सांस नहीं लेने देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा ज़रूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर पैसे देते तो आज हम भी कुछ कर लेते, नहीं और अब तक इंतज़ार करते रहते। और आपकी बहन भी कुंडली मार के बैठी है, ये कहने लगी कर रही थी, जबकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे कितने भी स्वार्थी हो जाएं, पर माँ तो ममता वाली होती है। मालती ये कह रही हूँ, इतनी मेहनत मत करो। उनके पति बोले कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इस तरह से बेटा बहू का इंतज़ार कर रही हो, मेहनत कर रही हो। किशमिश रसोई में सजा के रखी, किशमिश बादाम सब चीज़ें। तो वो कहने लगे कि मेरी इतनी कमाई भी नहीं है, पेंशन का और तुम्हारा खर्चा चलता है बड़ी मुश्किल से। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर मैं क्या करूं, आमदनी भी तो थोड़ी है, कोई जरिया भी नहीं है, हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। श्याम बाबू अपनी पत्नी से कहने लगे। तो मालती जी बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, बच्चों के आने की खबर में आधी ठीक हो गई हूँ। उसके आते ही देखिए मैं भली चंगी हो जाऊँगी। बच्चों के साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए खुशी खुशी है, कम नहीं होता। और कल को अगर मैं नहीं भी रही तो इन्हीं का साथ तो आपने रहना है। श्याम बाबू बोले, मालती ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं जी कर भी क्या करूँगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते माँ बाप की उम्र ऐसे ही बीत जाती है। माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं और तुम मुझसे अलग होने की बात भी कर रही हो। मालती जी हंस के बोली, अरे आप तो बच्चों की तरह रूठ जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर तो ठीक है, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कह के दोनों चाय पीने लगे और पुरानी बातों में खो गए। समय बीत रहा था, करीब करीब 11 बज गए थे। बहू बच्चों के साथ आए। मालती जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा और खाना खाने के बाद उसकी बहू बोली, आयुषी मम्मी जी मैं तो सफ़र में थक गई हूँ, मुझे तो सर दर्द हो रहा है, आप बुरा ना मानो तो मैं आराम कर लूँ। तो सासू माँ बोली, मालती हाँ हाँ बेटा जाओ आराम कर लो। आयुषी झट से बड़े वाले कमरे में जाके सो गई। वैसे कमरा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन वो बड़े कमरे में जाके सो गई और फैल के ऐसे सो गई थी। 2-3 घंटे बाद उसकी ननद आ गई, कंचन परिवार के साथ आ पहुंची। भाभी को बड़े कमरे में देख के भाई वो आग बबूला हो गई। माँ से शिकायत करने लगी, भाभी के ऐसे फैल के सो रही है जैसे पलंग उसके बाप ने दिया हो। मालती बोली, बेटा वो तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारा मायका है, सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए तो आती हो तुम लोग, कमरे में क्या फ़र्क पड़ता है। कंचन गुस्से में बोली कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मुझे तो पड़ता है। बोला तो भाई मैं इतना कहकर तो दूसरे कमरे में अपना सामान लेके चली गई ननद। मालती जी मुस्कुरा के रह गई।
बेटी बहू होने के बाद भी मालती जी 2 दिन से रसोई में ही लग रही थी। सब देख के उसकी कामवाली सगुना बोली, अम्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मालती मुस्कुरा के बोली, हाँ हाँ कहो ना। वो बोली, अम्मा जी बेटी बहू सब घर में है, फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती हो। क्या उन्हें ये नहीं पता कि 2 पल के लिए माँ को भी आराम करने दे। मालती जी मुस्कुरा कर बोली, अरे अपने घर में तो करती ही हैं, और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चल अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं रोटी बना दूंगी। बीमारी की वजह से उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। ये सब देख के सगुना को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर तुम्हें खुद पर तरस नहीं आ रहा। उसके हस्बैंड बोले, थोड़ा तो आराम कर लेती मालती, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। मालती जी मुस्कुरा के बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और सगुना बेकार में मेरे लिए परेशान हो रही है, और आप भी परेशान हो रहे हो। आप जाइए बच्चों को बाहर घुमा के ले आइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लूँगी। श्याम बाबू चुपचाप चले गए। एक रोज़ श्याम बाबू वह बहू से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे शहर में ले जाके इसका इलाज करवा दूँ। आखिर पता तो चले कि ये इतनी कमज़ोर होती क्यों जा रही है। वह बहू और आयुषी की तरफ देखा। बेटा ने बहू की तरफ देखा तो आयुषी ने इनकार कर दिया, इशारा कर दिया। तो वह बहू बोला, पापा कहाँ दिल्ली का धक्का खाते डोलोगे, दिल्ली के डॉक्टर सस्ते नहीं हैं। अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो वहाँ चक्कर लगा काट के ना इसको दिखा लो। आप माँ को कंचन के साथ बेंगलुरु क्यों नहीं भेज देते। बहन बेंगलोर में रहती थी, वहाँ भी तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आयुषी झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम तो किराए के मकान में रहते हैं और आपको दिक्कत हो जाएगी। और ननद के भाई बोली, दीदी तो बेंगलोर में रहती है और उसका अपना बड़ा सा घर भी है। बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहाँ दिखा लीजिए। और आपने तो उस मकान के लिए पैसे भी दिए थे दीदी से, आपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी दी थी। तभी चंचल वहाँ आ गई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला, इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं, अपना कभी नहीं बताती। आप जानबूझ के घर नहीं लेती हो ताकि कभी आपने माँ बाप को रखना पड़ जाए। मैं इतना बड़ा प्लाट क्या बिना पैसों का आ गया दिल्ली में जो आपने ले रखा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। इतना कहते ही दोनों ननद भाभी में बहस हो गई। श्याम बाबू बोले, वे बहू कंचन तो बचपन से ही ज़िद्दी है। बेटा तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कभी उसे कुछ ना हो जाए। वे बहू बोला, पापा आप माँ की कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। बुढ़ापे में शरीर है, ये सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई है, वैसे भी हम कल निकलेंगे, अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। श्याम बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे कौन ना रहे। वे बहू बोला, इतना मत सोचो, जिसे जाना होता है वो चला जाता है और माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। पिता बेटी की तरफ देखता रहा। पहले ही कंचन बोली, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम को निकलना है ना। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में पल्ला झाड़ के चली गई। बेटी भी पल्ला झाड़ के चली गई माँ बाप के लिए। तो बैठी मालती जी सब कुछ सुन रही थी, अंदर ही अंदर मानो टूट सी गई थी। जैसे कि श्याम बाबू सामने आए, मालती बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लें मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ रहूंगी। इतना कहकर मालती जी आराम करने लगी। अगले ही दिन पूरा घर खाली हो गया क्योंकि सब चले गए। मालती जी बोली, सुनो जी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्याम बाबू बोले, इसलिए तो कह रहा था मत करो इतना काम। जिसके लिए सख्ती कर रहे वो मुंह फेर के चले गए, और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर
बुजुर्ग उनके पति बाजार की तरफ चले गए। रास्ते में कोई मिल गया, वो बातों में लग गए। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मालती की तो हालत ख़राब हो रही थी। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उसके बच्चे उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, उनके जाने के बाद श्याम बाबू का क्या होगा, न जाने उसके दिमाग में क्या क्या। श्याम बाबू को फ़ोन ही लगा लिया। वो बोले, क्या हुआ मालती, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? बस थोड़ी देर रुको, आ रहा हूँ। मालती जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। श्याम बाबू समझे नहीं। मालती जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चे से थोड़ा दब कर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल। श्याम बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट सी हुई। वो बोले, मालती, ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वो मालती मालती करते रहे। उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आई, माना चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे तो सगुना रो रही थी, जो उसकी काम वाली थी वो। और उसको आने में थोड़ी देर हो गई थी और हम सफ़र का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भिजवाई, बेटा आया, परिवार नहीं आया, ये कहते हुए कि अब आकर भी वो क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं। मुखाग्नि बेटे ने दी। 2-3 रोज़ रुके। माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थी उठाकर ले गई बहन। क्रियाक्रम ख़त्म हुआ। बेटा भी अपना सामान बांधा और निकल गया। पलट कर भी नहीं देखा कि पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो 1 हफ्ता तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटे बहू पहले हफ्ते में ही एक बार फ़ोन करते थे और कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते थे। जब उन्होंने देखा पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने उनकी खबर लेना ही ज़रूरी नहीं समझा। एक शाम श्याम बाबू मालती जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज न जाने क्यों मेरा रोने का बहुत मन कर रहा है। मालती, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम कहाँ गई? मैं बहुत बेचैन हूँ। बेचैनी की बात है, पर श्याम बाबू नहीं हो रहे, क्योंकि उस घर में मालती जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना जाना ही छोड़ दिया था। अब तो बस सगुना का सहारा था। सगुना जो काम वाली थी, वो बेटे को फ़ोन करते तो उठाता नहीं। एक रोज़ सगुना से कह रहे थे, कल। अब तो बस सगुना का ही सहारा रह गया था। कहते वो उठता नहीं था। एक रोज़ वो सगुना से कह रहे थे, कल मालती का साथ था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। सगुना बोली, साहब, आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और फिर चली जाती हूँ। इतना कहते ही वो फूट फूट के रोने लगे। एक शाम श्याम बाबू ने बेटे को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं तो सगुना बोली, साहब, क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसा ही कष्ट झेलना होगा? क्या बच्चे अपने माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे? नहीं, समझना नहीं चाहिए। मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं, रात का खाना टेबल पे रख दी हूँ। श्याम बाबू हाँ मैं सर हिला के बोले। वो चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और बोला, पापा कैसे हैं? श्याम जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब लोग कैसे हो? बेटा बोला, आपने फ़ोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। श्याम जी बोले, आज तुम्हारी माँ की याद आ रही थी। क्या तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए हैं, अब उस बात को हर साल शोक मनाना है क्या? और भी तो काम है। और
जहाँ तक याद रखने की बात, आप कर तो रहे हो, कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन किया करो, वरना मैसेज कर दीजिए। और फ़ोन रख दिया। श्याम बाबू बोले, मालती तुम मुझे छोड़ गई हो, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब कुछ अच्छा लगता था, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। बल्ब छूट हो जाए, अकेला हो गया हूँ। ये कह के श्याम बाबू ने हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन भी दुखी होता था। सगुना की बात पर सोचने को मजबूर होते। कुछ दिन हुए उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी कोई खबर नहीं लेता था। श्याम बाबू ने एक कागज़ में अपनी बची कुची सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम लिख दी, क्योंकि जो तकलीफ उन्हें हो रही थी किसी और को ना हो। जब सगुना खाना बनाकर जाने लगी तो, सगुना आज तुम घर बाहर से बंद कर दो। वो बोली, क्यों साहब? श्याम बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज से तुम्हारी अम्मा जी से खूब सारी बातें करूँगा, हो सकता है देर तक सोता रहूँ। उसे अजीब लगा। उसने बात मान ली और बाहर से बंद करके चाबी को वहीं मैट के नीचे रख दिया और चली गई। श्याम बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, न जाने बहुत दिनों बाद। मुझे थकान भी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए जी, आपके पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ। और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बज गए। सगुना आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे याद आया, साहब बोले थे कि चाबी रख दो, तो चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला। श्याम बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। सगुना बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है, आज कितना सोएंगे? तब कोई जवाब नहीं दिया। चैन की नींद सोने वाले कब तक उठ पाए, जो उठेंगे ही नहीं कभी भी, जिसके लिए वो रोते थे उसके पास ही चले गए। सगुना भागकर पड़ोसियों में सबको बताई। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले ही पुलिस आ गई। पुलिस ने वो कागज़ देखा जिसमें उसने लिख रखा था, मैं अपनी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में दे रहा हूँ। मैंने बहुत सेवा की। मालती के बाद मैं मालती के लिए एक जोड़ी पायल और 1-2 जोड़ी कपड़े रखे थे, और उसने खुद की चिता के लिए पैसे रख दिए थे कि भाई मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए इन्हीं पैसों से। तुम्हारी अम्मा की साड़ी रखी है, वो जो काम वाली थी उसको दे दिया जाए। तो मेरे बच्चों का मुझ पर कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है। हो सके तो अंतिम संस्कार में भी उसको शामिल ना किया जाए। सभी लोगों की नज़रों में वे बहू और कंचन पर गई। वहाँ खड़ी औरतें कहने लगी, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। औलाद जो है, जो माँ बाप का खून पी लेते हैं। श्याम बाबू की इच्छा के अनुसार सब कुछ हुआ। ये लाठी भगवान की वो लाठी है जिसकी आवाज़ नहीं होती। माता पिता के साथ जैसा किया उसका फल मिलेगा। आगे चलकर वैसा ही हुआ। मित्रों, जब किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, और किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी ज़्यादातर अच्छा होने का ही चांस होता है। तो उन्होंने उसे गले लगाया। आपकी ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार से कमेंट करके मेरे साथ साझा करें। कहानी की सीख समझकर पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मानसिकता बदले, कृपा कहानी को अन्यथा ना ले। और मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आई और यादव
भाइयों को मैं सताने तो के लिए। सबसे यही अरे कहूँगी वो तुम्हें कि भाई दिखते अपने हैं क्या शकल से माँ बापों की जो सेवा किसी करो। लेडीज को छेड़ सकते हैं? उनका बेटा ये बेटी तुम ही चाहे बुढ़ापा कितना का ही झूठ सहारा बोल होता लो, है। जो सच्चाई है अगर उनके तुम फेस अपने पे माँ अलग दिख बापों रही की है। सेवा नहीं करोगे तो कौन और करेगा। 16 और साल वो से माँ बाप ये कथावाचक थे वो, सोचो 9 महीने आप लोगों लेकिन को आप पेट में लोगों रख ने के इतनी जो कठिनाइयों गलती से की है, आपको पालते जो पोसते खुद हैं, ही पढ़ाते जज हैं, बन के लिखाते तुम लोगों हैं, ने जॉब फैसला सुना करवाते दिया हैं ना, और जब पत्नी ये आने के बहुत बाद बड़ी गलती की है। तुम लोग सब कुछ इसमें भूल आप जाते कहते हो। हो ना ये राजनीति तो है, राजनीति कोई सभी भाइयों राजनीति से नहीं मेरा है। यही रिक्वेस्ट है, ये माँ राजनीति बाप को कभी मत नहीं भूलो, है, ये माँ बाप हकीकत का है जो कभी तुम मन लोगों ने दुख गलती मत करी दुखी है। करो। बेटा बेटी तुम में कोई लोग फर्क नहीं होता। अगर गलती बेटा करके माँ गलती की भी नहीं सेवा ना मानते हो। करता हो तो बेटी को और वो ज़रूर करनी चाहिए, ब्राह्मण महिला क्या क्योंकि बोल रही थी? बेटी का भी उतना ही यादव फर्ज समाज है की लड़कियों को जितना बेटा का है। सड़क पे पहली नंगा बात घुमाना तो चाहिए। कोई बेटा अरे आजकल तो तू बहुत इतनी सारे बड़ी बेटे हो गई, निकल रहे ही तुझे निकल रहे इतनी हैं अकल भाई। ना है कोई कि नहीं, बेटी बहुत तो सारे, क्योंकि किसी की भी हो, लोगों की सोच बदल हर गई है, समाज की पता नहीं बेटी क्या अपनी बेटी सोचते होती हैं। है। अरे हैं? आज तुम जैसे अपने आप माँ बाप लोग के की साथ कर इतनी रहे हो, घटिया कल सोच कैसे तुम्हारी हो भी सकती औलाद है? होगी। अगर तुम किसी कम को से कम अपनी अच्छे से सोच को नहीं सुधारो। रखोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें अच्छे से काहे के नहीं ब्राह्मण हो रखेंगे। तुम, तुम्हारे अंदर ये तो बिल्कुल पाखंडवाद भरा हकीकत है। है। तुम लोगों को और मूर्ख बना बना सभी के को खा जय रहे हो। भीम, जय भारत, जय जब इन संविधान। लोगों को सच्चाई ये पता कहानी लगेगी कैसी ना, लगी आप लोगों को तो फिर कमेंट करके तुम्हारा मुझे ज़रूर बताना। अपने आप और मैं भी आप लोगों के लिए पर्दाफाश हो और जाएगा। वीडियो बनाऊंगी। तो ये दिन और ज़्यादा दूर नहीं मेरे है, छोले लोग की सब्जी समझदार उबल होने गई लगे है, हैं। बार बार सीटी आ रही है, और कई सीटी आ गई है जब खाने तक के लोग जागरूक होंगे सुनाते ना, सुनाते ही। तब तक तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देर तो नहीं है, लेकिन जागरूक हो जय भीम, जाएंगे तो जय ये अपने भारत, आप जय छोड़ देंगे। संविधान। अंधविश्वास करना, पाखंड करना, हम आप लोगों को ज़्यादा अहमियत देना। हमें सभी का भला करना वीडियो चाहिए, कैसी लगी किसी के सभी बारे में भाई कभी लाइक गलत शेयर नहीं सोचना कमेंट चाहिए। ज़रूर करना। जय यही भीम, हमारे जय भारत, जय संस्कार हैं। संविधान।